Dear student, you are most welcome. Today, MA Education final year paper Teacher Education with Unit 5th. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। कई व्यूअर्स एंड स्टूडेंट की इस तरह की कमेंट आ रही थी कि सर यूनिट 5 एंड 6 अभी तक नहीं अपलोड हुई है क्योंकि काफ़ी समय लग जाता है, और आज क्योंकि ईद उल अज़हा भी है तो उसकी वजह से भी थोड़ा डिले हुआ। हालांकि मैं एक बात बताता हूँ, देखिए डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी मस्ट होती है लाइफ में। मैं आपका 1 मिनट लेते हुए आपको एक छोटी सी अपनी जीवन की सच्ची घटना बताता हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है कि मैं जब एक कंपनी में वर्क करता था तो वहाँ पर एक पंक्चुअलिटी का अवार्ड हुआ करता है। तो मैं क्या हुआ, एक बार बहुत लेट हो गया, और होता क्या था कि 1 साल में वहाँ पर ये होना चाहिए था कि एक भी छुट्टी ना हो आपकी और आप कभी भी लेट ना हुए हो। तो मेरे साथ एक बार ऐसे ही हुआ कि मैं लेट हो गया ट्रेन की वजह से। तो लेकिन मैं पहुँच गया वहाँ पर, इसी तरह दौड़ता भागता मैं पहुँचा और वो पंक्चुअलिटी का अवार्ड मुझे मिला। और उस दिन उस अवार्ड में उस साल में क्या हुआ था कि ईद भी पड़ रही थी, तो मैंने ईद के दिन भी वहाँ पर छुट्टी होती है तो लेकिन वहाँ पर वर्क किया था। तो आज भी वही ईद का जैसे दिन है, तो सभी जैसे दोस्त मिलने के लिए आते रहते हैं और स्टूडेंट भी, तो बिज़ी होने की वजह से, लेकिन क्योंकि आप लोगों की ज़रूरत को पूरा करना भी आपके लिए, जो ज़रूरत है उसको पूरा करना भी ज़रूरी होता है, आपको गाइड करना भी ज़रूरी होता है, आपकी ज़रूरत को पूरा भी करना है। क्योंकि मैं यही इस चैनल का मकसद भी है कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी ज़रूरत पूरी होती रहे, और हमारा इसका कोई मकसद नहीं है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, फॉर ऑल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। सभी स्टूडेंट के अभी कुछ कमेंट बच्चों ने किए थे कि सर ऑब्जेक्टिव टाइप में 4 ऑप्शन ही हम यूज करें, तो इस बार ऐसे किया गया। और कुछ बच्चों की डिमांड थी कि इंग्लिश में भी इसको एक्सप्लेन करें, तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन आंसर लिखने की कोशिश की गई है। तो देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, NCTE की स्थापना किस सन में हुई, यानी इन विच ईयर NCTE वाज इस्टेब्लिश। जो NCTE ही वो कब इस्टेब्लिश हुई थी, तो इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था यानी स्थापना हुई थी वो 1973 यानी 1973 में होती है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1973। क्वेश्चन नंबर 2, NCTE को किस सन में वैधानिक दर्जा दिया गया, इन विच ईयर NCTE वाज गिवन स्टैट्यूटरी, वैधानिक दर्जा कब दिया गया था ये बताना है। तो इसको जो वैधानिक दर्जा दिया गया था वो 1995 में दिया गया था। तो यहाँ पर इसलिए सही ही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1995। प्रश्न 3, NCTE की क्षेत्रीय समितियों के कार्यालय स्थित हैं। देखिए जो NCTE का जो मेन हेड कार्यालय है या जो हेड ऑफिस है वो तो न्यू दिल्ली में है, लेकिन इसके कुछ रीजनल ऑफिसेस भी बनाए गए हैं ताकि अलग अलग एरियाज में जो है अलग अलग कॉलेज की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। तो इसी तरह से जैसे मेन बनाए गए हैं न्यू दिल्ली के अलावा पूरे देश में अलग अलग जगहों पर, जैसे आपका जयपुर हुआ, और यहाँ पर आपका भोपाल है, भुवनेश्वर है, बेंगलुरु है। तो यहाँ पर इस तरह के भी रीजनल कमेटी या रीजनल ऑफिस बनाए गए हैं, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बेंगलुरु, भुवनेश्वर, भोपाल। क्वेश्चन नंबर 4, दूरस्थ शिक्षा माध्यम पर NCTE की समिति 1990 के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, यहाँ पर बताना हु वाज द चेयरमैन ऑफ NCTE कमेटी ऑन डिस्टेंस एजुकेशन 1990। तो इसके जो चेयरमैन बनाए गए थे हैं दूरस्थ शिक्षा के लिए, दूरस्थ शिक्षा आपकी देखिए डिस्टेंस एजुकेशन, जो आपकी डिस्टेंस एजुकेशन होती है उसकी जो एक समिति बनाई गई थी 1990 में। तो उसके पूछा गया कि उसके अध्यक्ष चेयरमैन कौन थे, तो इसके जो थे वो डॉक्टर RC दास थे, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर RC दास। क्वेश्चन नंबर 5, NCTE अधिनियम संसद में कब पारित किया गया, व्हेन वाज द NCTE एक्ट पास्ड इन द पार्लियामेंट। तो ये 1995 में जब इसको वैधानिक दर्जा दिया गया था, तो 1990 में, तो इसलिए यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1995। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय स्थित है, यानी हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इज लोकेटेड एट। तो अभी हमने बताया था कि जो मेन हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया, यानी प्रपोजल कब रखा गया था, तो या किसके द्वारा रखा गया था। तो ये कोठारी आयोग ने यहाँ पर रखा था। जो कोठारी आयोग है आपका,
कोठारी आयोग उसके द्वारा रखा गया था, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कोठारी आयोग द्वारा, कोठारी कमीशन। क्वेश्चन नंबर 8, अध्यापक शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण होता है द्वारा, यानी जो टीचर एजुकेशन होती है उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एम्स होते हैं, उसको कौन डिटरमाइन करता है, कौन निर्धारण करता है उसका। देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन जैसे सीबीएसई दिया गया तो सीबीएसई तो नहीं करता, एनसीईआरटी भी नहीं करता, यूपी बोर्ड भी नहीं करता, तो एनसीटीई जो यहाँ पर ऑप्शन डी है यहाँ पर सही होगा कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ही यहाँ पर, जैसे बीएड एमएड के कॉलेज होते हैं तो उनको यही संस्था देखती है, एनसीटी ही देखती है। प्रश्न 9, अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में एमफिल पीएचडी आदि स्तर पर कार्यक्रम का संचालन करना किस अभिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता है? ठीक है, यानी एमफिल है, पीएचडी, ये सब जितनी भी डिग्रीज होती हैं, हाई लेवल की डिग्रीज होती हैं, तो इनके कार्यक्रम का संचालन तो ये कहा गया। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन, इसका जो सही ऑप्शन है वो विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा विभाग यानी यूनिवर्सिटी टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट ये सब काम करता है। क्वेश्चन नंबर 10, बीएड कोर्स संचालित करता है, तो बीएड का जो कोर्स होता है उसको कौन संचालित करता है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए यूजीसी, एनसीटी, एआईसीटी, सीबीएसई, तो इसको जो संचालित करता है वो एनसीटीई करता है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, शैक्षिक तकनीक का आधार है यानी द बेसिस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आप जानते ही हैं कि एजुकेशन में जब हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं एजुकेशन को ईजी करने के लिए, तो वहाँ पर ये होता है। तो ये इसका आधार क्या, बेस क्या है? तो हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी जो होती है, टेक्नोलॉजी और साइंस दो वर्ड होते हैं, आपने देखा होगा साइंस एंड, एक होता है साइंस, एक होता है टेक्नोलॉजी, तो दोनों का एक गहरा संबंध है। देखिए साइंस क्या होता है, साइंस सिद्धांतों पर चलता है, सिद्धांत होते हैं, ये आपके प्रिंसिपल हैं, नियम हैं, विधियां हैं, आप पढ़ते हैं साइंस में 10th क्लास में, 12th क्लास में। लेकिन जब साइंटिस्ट लोग जो होते हैं वो ये रूल्स बनाते हैं, और जब ये रूल्स जो हैं जब हार्डवेयर में चेंज होते हैं यानी टेक्नोलॉजी में आ जाते हैं, जैसे आपको कोई इंस्ट्रूमेंट बना दिया कोई भी यूज करने का, तो ये फिर टेक्नोलॉजी में आ जाता है, यानी साइंस फिर टेक्नोलॉजी में चेंज होता है जब वो यूजफुल कंडीशन में आ जाता है। तो इसलिए यहाँ का जो बेस है वो साइंस ही बेस है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विज्ञान साइंस। क्वेश्चन नंबर 12, तकनीक शब्द किस शब्द से लिया गया है? यानी जो टेक्निक या टेक्नोलॉजी शब्द है वो किस शब्द से लिया गया है, कहाँ से उसको ड्राइव किया गया है? तो ये किया गया है टेक्निकोज से। टेक्निकोज ग्रीक भाषा का शब्द है, तो ये टेक्निकोज से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, डेविस के अनुसार शैक्षिक तकनीक प्रथम अथवा हार्डवेयर उपागम शिक्षा और शिक्षण प्रणाली में किसका उपयोग है? देखिए जो शैक्षिक तकनीक प्रथम है उसी को हम यहाँ हार्डवेयर उपागम भी बोलते हैं, ठीक है, यानी जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट है उसी को यहाँ हार्डवेयर अप्रोच भी बोला जाता है। तो इस सिस्टम में, इस प्रणाली में किसका यूज हुआ है उन्होंने पूछा। अभी हमने पीछे देखा था कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में साइंस का यूज हुआ था, तो साइंस में भी कई पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो यहाँ पर जो फिजिक्स है उस साइंस का जो फिजिक्स होता है वो पार्ट उसका यहाँ पर यूज होता है, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भौतिक विज्ञान या फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य की सीखने की दिशाओं में वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। ये आगे देख लीजिए, यहाँ पर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन या परिभाषा भी आ चुकी है। तो ये परिभाषा किसने दी है, किसका कथन है? तो ये जो परिभाषा दी थी ये रॉबर्ट ए कॉक्स ने दी थी, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, शैक्षिक दूरदर्शन का लाभ है, यानी जो एजुकेशनल टेलीविजन होता है उसका क्या फ़ायदा होता है, क्या लाभ होता है? तो देख लेते हैं क्या लाभ होता है। देखिए यहाँ पर कुछ दिए गए हैं कि ए, शिक्षा में सामाजिक समानता, सोशल इक्वलिटी हो जाती है एजुकेशन में, क्योंकि ये जो मान लिया दूरदर्शन टीवी पे कोई प्रोग्राम आता है, कोई भी लेक्चर आता है किसी भी क्लास का, तो वो सभी के लिए होता है, ऐसे नहीं कि कोई नहीं देख सकता, तो कोई भी किसी भी कैटेगरी है कोई भी हो सब देख सकते हैं। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है यहाँ पर, और सेवारत प्रशिक्षण, इन सर्विस ट्रेनिंग है एक तरह की, ये भी होती है, इसमें कोई भी जो टीचर है वो भी सुन सकते हैं इसको आराम से। तो इसलिए यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ये सभी यहाँ पर सही हैं, इसलिए जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पर सही उत्तर होगा, यानी ये सभी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 16, शैक्षिक कंप्यूटर का अर्थ होता है, यानी एजुकेशनल कंप्यूटर का क्या मीनिंग होता है? तो ये देख लेते हैं कि परीक्षा में कंप्यूटर का उपयोग ये भी हम होता है करते हैं, अनुदेशन, प्रस्तुतिकरण, यूज ऑफ इंस्ट्रक्शन ये भी होता है प्रेजेंटेशन में, और शिक्षण कंप्यूटर का उपयोग यूज ऑफ टीचिंग कंप्यूटर ये भी होता है। तो यहाँ पर इसलिए सही जो सभी हैं सभी सही हैं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सभी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 17, शैक्षिक कंप्यूटर का उपयोग होता है, फिर क्वेश्चन है यानी इसका यूज फिर देखेंगे। तो ईमेल में भी कंप्यूटर का यूज होता है, इंटरनेट में भी होता है, तो सी ऑप्शन दिया ये दोनों और कोई नहीं। तो यहाँ पर जो शुरू के दो हैं ये दोनों सही हैं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ये दोनों, यानी बोथ ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 18, शैक्षिक कंप्यूटर का कार्य होता है, यानी वर्क ऑफ कंप्यूटर
एजुकेशनल कंप्यूटर, देख लें यहाँ पर क्या काम होता है कि सूचनाओं को संचित करना, ये भी होता है, अंकन करना, मार्किंग, प्रदत्तों का विश्लेषण, एनालाइज करना, ये सब होता है। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सभी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 19, शैक्षिक कंप्यूटर से लाभ होता है, क्या फायदा होता है, देखिए बेनिफिट क्या है इसका। तो रेमेडिकल टीचिंग में या इसका फ़ायदा ये होता है, और गेहूँ काटने में, ये गेहूँ काटने का तो मतलब ही नहीं यहाँ पर, डाक खाने में, हालांकि कंप्यूटर भी होता था लेकिन शैक्षिक का नहीं कंप्यूटर होता है, सभी ये भी नहीं हम यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन है उपचारी शिक्षण में, रेमेडियल टीचिंग में। डियर स्टूडेंट, आपको ये सीरीज कैसी लग रही है तो कमेंट करके बताइएगा, और आप लाइक भी करते रहें ताकि हम ये समझें कि हमारी वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही हैं। अन्य संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्यवहार तकनीक किस पर आधारित है, यानी जो बिहेवियरल टेक्निक होती है वो किस पर बेस होती है। तो जो व्यवहार होता है हमारा, जो बिहेव होता है, वो देखने में आता है कि जो हमारा जो साइकोलॉजी होती है, साइकोलॉजी या मनोविज्ञान, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 21, व्यवहार तकनीक के जन्मदाता है, हु इज द फादर ऑफ बिहेवियर टेक्नोलॉजी, इसके कौन जन्मदाता हैं। तो B.F. स्किनर ने इसको बताया था, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, B.F. स्किनर। क्वेश्चन नंबर 22, अनुदेशन तकनीक के स्तर हैं, यानी द लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स आर, इसमें से कौन सा लेवल है। जैसे यहाँ पर दिया गया है गणित, मैथ्स, स्मृति, मेमोरी, विज्ञान, साइंस, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो मेमोरी का लेवल कौन सा है। तो देखिए मेमोरी के लेवल कई होते हैं, जैसे आपका होता है अंडरस्टैंडिंग होता है, मेमोरी होता है, या रिफ्लेक्सिव होता है, यानी स्मृति, बोध और चिंतन, ये कई लेवल होते हैं अलग अलग क्लासेस के हिसाब से। जैसे हम पढ़ते हैं जब छोटे स्कूल में, यानी जूनियर क्लासेस तक जो होता है वो वहाँ पर मेमोरी यानी स्मृति या मेमोरी लेवल होता है। उसके बाद हमारा जो बोध होता है जो इंटर तक होता है, 9, 10, 11, 12 क्लास में बोध यानी अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद हमारा चिंतन स्तर शुरू हो जाता है, जो बड़ी क्लासेस होती है, डिग्री कोर्सेज होते हैं, चिंतन यानी रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पर ऑप्शन में जो गिवन है इनमें से स्मृति गिवन है, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्मृति, मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 23, पृष्ठ पोषण की मुख्य प्रविधि है, यानी द मेन टेक्निक ऑफ बैकिंग अप, यानी बैकअप की जो मेन जो प्रविधि है, टेक्निक है, वो कौन सी है, वो देख लेते हैं। अनुकरणीय प्रविधि, या अंतः प्रक्रिया विश्लेषण, या सूक्ष्म शिक्षण जो माइक्रो टीचिंग होती है। तो ये सभी होते हैं मैं समझता हूँ, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, अनुदेशन तकनीक का उद्देश्य है, द पर्पज ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्निक इज, यहाँ पर देखिए ज्ञानात्मक, भावात्मक, कलात्मक, ये सभी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, ज्ञानात्मक। क्वेश्चन नंबर 25, पाठ्यसाहगामी क्रियाकलाप के माध्यम से किस पक्ष का विकास होता है, ठीक है। तो कौन सा पक्ष है, विच एस्पेक्ट इज डेवलप थ्रू करिकुलम एक्टिविटीज। तो कौन सा पक्ष देख लिया, कई पक्ष दिए गए जैसे सर्वांगीण है, अध्यापक है, छात्र है, या अपना। तो मैं समझता हूँ कि पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप के माध्यम से सर्वांगीण विकास होता है, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन है सर्वांगीण, ऑल राउंड। क्वेश्चन नंबर 26, शैक्षिक भ्रमण एक व्यय सापेक्ष क्रियाकलाप होने पर भी भारत में इसका प्रयोग कर पाना कहाँ तक संभव है। शैक्षिक भ्रमण जैसे टूर पर जाते हैं, कहीं भी पिकनिक पर जाते हैं स्कूल में स्टूडेंट को लेकर, तो ये उससे रिलेटेड है। तो ये कहाँ तक पॉसिबल है, यहाँ पर देख लीजिए, प्राइमरी स्तर, प्राइमरी लेवल पर सभी स्तरों के छात्रों के लिए, या डिग्री स्तर पर, या कोई नहीं इनमें से। तो मैं समझता हूँ कि ये सभी स्टूडेंट इसमें जाते हैं, सभी लेवल के। तो यहाँ पर इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सभी स्तरों के छात्रों के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, हार्डवेयर उपागम है, यानी हार्डवेयर अप्रोच। हार्डवेयर देखो तो होते हैं, हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पर जैसे गिवन है रेडियो गिवन है, दूरदर्शन गिवन है, कंप्यूटर गिवन है, और ये सभी। तो यहाँ सभी मैं समझता हूँ कि हार्डवेयर अप्रोच हैं, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 28, सॉफ्टवेयर उपागम है, सॉफ्टवेयर अप्रोच। देखिए यहाँ पर दिया गया है चित्र, पिक्चर, चार्ट, मॉडल, या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो इसमें देखिए सभी, इनमें से सभी यहाँ पर सॉफ्टवेयर के उपागम नजर आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 29, श्रव्य सामग्री है, द ऑडियो कंटेंट इज, ऑडियो श्रव्य क्या होता है, जिसको हम कान से सुन सकते हैं। मान लें हमारा कान है तो हम यहाँ कान से सुन सकते हैं। तो देखिए रेडियो दिया गया पहला, इसको भी हम सुन सकते हैं। ब्लैक बोर्ड, ये ब्लैक बोर्ड को हम चौक है, ये इसको हम नहीं सुन सकते। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर श्रव्य में मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पर सही होगा, नहीं रेडियो ही यहाँ पर एक श्रव्य साधन होगा। क्वेश्चन नंबर 30, दृश्य सामग्री यानी विजिबल, जिसको हम आंखों से, यहाँ पर देखिए आंखों से जिस चीज़ को देख सकते हैं वो दृश्य, हवा,
हमें दिखाई नहीं देती, हालांकि होती है लेकिन दिखती नहीं है। गीत सॉन्ग आवाज़ हम सुन सकते हैं कान से, लेकिन वो दिखता नहीं है। श्याम पर ब्लैक बोर्ड को हम देख सकते हैं। ये सभी नहीं होंगे, तो इसलिए यहाँ पर जो ब्लैक बोर्ड है वही यहाँ पर हमें दिखाई देगा। तो इसलिए यहाँ पर सी उत्तर होगा ऑप्शन सी, श्यामपट ब्लैक बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 31, दृश्य श्रव्य सामग्री है, द ऑडियो विजुअल मटेरियल। अब देखिए यहाँ पर दोनों मिल गए हैं, यानी कान भी आ गए हैं और आंखें भी आ गई हैं, ठीक है। यानी दोनों मिलाकर यहाँ पर हैं कि जो दोनों से हम देख सकते हैं। जैसे दूरदर्शन है, तो दूरदर्शन टेलीविजन में हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। मोबाइल फ़ोन है, हालांकि आजकल इसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, और इसी तरह कंप्यूटर में भी देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो इसलिए तो सभी यहाँ पर मैं समझता हूँ सभी सही हैं, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 32, अध्यापक शिक्षा में उपाधि आधारित अनुसंधान कार्यों में किस क्षेत्र की समस्या पर ध्यान नहीं दिया जाता है? तो देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, सैद्धांतिक समस्या, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम, शैक्षिक समस्या, एजुकेशनल प्रॉब्लम, ये दोनों, या डी विद्यालय व्यवहारिक समस्या। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही लग रहा है, क्योंकि विद्यालय की व्यवहारिक समस्या पर ध्यान नहीं जाता, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन कब प्रकाशित हुआ? तो देखिए ये कब प्रकाशित हुआ था, तो ये 1998 में 1998 में प्रकाशित हुआ था, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1998। क्वेश्चन नंबर 34, संप्रेषण प्रक्रिया में एक प्रेषक और कम से कम एक होता है। संप्रेषण प्रक्रिया, जैसे हम मोबाइल में बात करते हैं तो इधर से हमारे पास मोबाइल होता है, इधर हम यहाँ पर होते हैं, इधर और मोबाइल होता है, उधर दूसरी तरफ कोई दूसरा होता है, उसके पास भी मोबाइल होता है, और बीच में ये हमारा यहाँ पर ट्रांसमिशन होता है। तो ये देख लीजिए यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि संप्रेषण प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में एक प्रेषक, यानी प्रेषक जो बात कर रहा है एक तरह से, और कम से कम एक होता है। क्या होता है दूसरा? तो दूसरा हमारे पास रिसीवर भी होना चाहिए जो हमारी बात को यहाँ पर प्राप्त करेगा। तो मीडिएटर, प्रापक, अध्यापक, कलाकार। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रापक या रिसीवर। क्वेश्चन नंबर 35, शैक्षिक रेडियो की विशेषता है। तो शैक्षिक जो रेडियो होती है उसकी क्या विशेषता है, स्पेशलिटी है यहाँ पर, तो देख लेते हैं। सरल रूप में पहुंच, ये भी बात सही है। विस्तृत अक्षेत्र, ये भी बात सही है। अधिगम की सरलता, ये भी बात सही है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सभी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 36, टीचर फैकल्टी इंप्रूवमेंट प्लान को वित्तीय सहायता दी जाती है। फाइनेंशियल असिस्टेंस इज गिवन टू टीचर फैकल्टी इंप्रूवमेंट प्लान। तो ये जितने भी आपकी इस तरह की चीज़ें हैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, वो यूजीसी देखता है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यूजीसी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37, इंटरनेट सेवा एक संप्रेषण माध्यम है, यानी कम्युनिकेशन मीडियम है। कैसा? इसमें देखिए दिए गए हैं, मॉडर्न, आधुनिक, प्राचीन, पुराने ज़माने का, या सल्तनत कालीन, जिसमें सल्तनत काल में आपके गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, ये सर खानदान हुए हैं। तो इसमें या ब्रिटिश काल या अंग्रेजों के टाइम का। तो मैं समझता हूँ कि ये मॉडर्न टाइम में, इंटरनेट पहले नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आधुनिक यानी मॉडर्न। क्वेश्चन नंबर 38, विशाल कक्ष में ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग किसको कम करने के लिए किया जाता है? यानी बहुत बड़ा रूम है, बहुत बड़ा हॉल है इस तरह का, अगर बहुत बड़ा हॉल है तो उसमें क्या होगा कि ध्वनि विस्तारक यंत्र, यानी साउंड एम्पलीफायर लगा होता है। तो क्यों लगा होता है? तो किसको कम करने के लिए लगाते हैं? रोशनी को नहीं, ट्रांसमिट गैप को, ये सही हो सकता है, आवाज़, साउंड, या डार्कनेस को कम नहीं, ये। तो यहाँ पर जो होता है वो संप्रेषण अंतराल या जो ट्रांसमिशन जो गैप होता है उसको कम करने के लिए लगाता है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, संप्रेषण कौशल अध्यापक ही कक्षा शिक्षण विधि में उपयोग का प्रयोग कर सकता है, यानी किस चीज़ का प्रयोग कर सकता है? यानी कक्षा शिक्षण विधि में जब क्लास में पढ़ाया था तो कौन यहाँ पर इसका सही इस्तेमाल कर सकता है? तो ये एक टीचर ही होता है जो शिक्षण विधि के द्वारा यूज करता है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शिक्षण विधि या टीचिंग मेथड। क्वेश्चन नंबर 40, शिक्षण व्यवहार सुधार का प्रत्यय दिया, ये किसने दिया? तो ये डीजी रोयन ने दिया था, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डीजी रोयन। क्वेश्चन नंबर 41, शिक्षण व्यवहार की मुख्य प्रविधि है, मेन टेक्निक है। तो क्या टेक्निक है मेन, देख लीजिए। सूक्ष्म टीचिंग, माइक्रो टीचिंग, ये भी है, माइक्रो लर्निंग लिखा है यहाँ पे, माइक्रो टीचिंग है, माइक्रो टीचिंग। उसके बाद अनुकरणीय प्रशिक्षण और अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर ये सभी होते हैं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 42, कक्षा में पाठ्य वस्तु प्रस्तुतिकरण सुधार की प्रविधि है। तो यहाँ पर देखिए अभिक्रमित अनुदेशन दिया है, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग है, ये माइक्रो टीचिंग दिया है, अनुकरणीय प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिया है, और इनमें से कोई नहीं दिया है। तो जो प्रस्तुतिकरण की जो प्रविधि है मेन वो है यहाँ पर अभिक्रमित अनुदेशन, यानी सही ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर नाउ 43, कक्षा भूमिका निर्वाह का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये कैसे दिया जाता है? माइक से, अनुकरणीय प्रशिक्षण से, डांट फटकार से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, अनुकरणीय प्रशिक्षण से।
क्वेश्चन नंबर 44 शिक्षण कौशलों के विकास एवं सुधार की परिविधि है, यानी द मेथड ऑफ डेवलपमेंट एंड एम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग स्किल इज। तो कौन सा देखिए यहाँ पर दिया गया है, सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग, लघु शिक्षण, शॉर्ट टीचिंग, दीर्घ शिक्षण, लॉन्ग टीचिंग, ये सभी ऑल ऑफ दी। तो लघु टीचन लघु यानी शॉर्ट टीचिंग, लॉन्ग टीचिंग का मतलब नहीं बनता कुछ, तो जो हमारा होता है वो माइक्रो टीचिंग ही होता है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए माइक्रो टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 45 बहु इंद्रिय अनुदेशन के प्रत्यय का विकास किया, मल्टी सेंस इंस्ट्रक्शन। तो ये कॉन्सेप्ट जो यूज किया था ये एडगर डेल ने किया था, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एडगर डेल। क्वेश्चन 46 बौद्ध स्तर शिक्षण का मुख्य सोपान है, यानी मेन स्टेज। तो देखिए यहाँ पे प्रस्तुतिकरण, परिपाक, मूल्यांकन और ए बी है, तो मूल्यांकन तो नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर दो सही हैं, तो इसलिए सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 47 आंतरिक अनुभव का संबंध होता है, यानी जो इनर या इंटरनल एक्सपीरियंस होता है वो किससे रिलेटेड होता है। यहाँ पर दिया गया ब्लैक बोर्ड, स्कूल, करिकुलम और नॉन ऑफ दी। तो शुरू के दो तो यहाँ पर नहीं बनते हैं, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पाठ्य वस्तु से। क्वेश्चन नंबर 48 प्रोजेक्ट या परियोजना कितने प्रकार की होती है, यानी हाउ मेनी टाइप्स आर देयर फॉर प्रोजेक्ट। तो 1, 2, 7 या 10, तो ये 2 टाइप की होती है, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2 या 2। क्वेश्चन नंबर 49 प्रभुत्ववादी शिक्षण विधि है, जो बहुत ही पावरफुल टीचिंग मेथड कहलाता है, कौन सा है यहाँ पर देख लीजिए है लेक्चर मेथड, मेमोरी मेथड, बुक रीडिंग, ये सभी। तो जो ये है ऑप्शन ए व्याख्यान विधि या लेक्चर मेथड, वो बहुत ही यहाँ पर प्रभुत्ववादी होता है, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 50 सेमिनार विधि की मुख्य विशेषता है। सेमिनार देख लेते हैं, ज्ञान और बुद्धि दोनों मिलते हैं इससे, व्यक्तित्व में आत्मविश्वास और आचरण यानी पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते हैं, और पढ़ने के बोझ को कम करता है सेमिनार। तो ये सभी सही प्रतीत होते हैं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 51 शिक्षण व्यूह रचना के कितने प्रकार हैं, यानी टीचिंग स्ट्रेटजी, यहाँ पर इसके टाइप पूछा गया है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर 2 टाइप होते हैं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2। क्वेश्चन 52 राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन तथा प्रशासनिक संस्थान का लघु नाम क्या है, यानी व्हाट इज द शॉर्ट नेम ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो अगर हम इसका देखेंगे एन नेशनल एन से है, उसके बाद आई, उसके बाद एन आई, फिर ई एजुकेशनल, फिर पी से प्लानिंग और ए से ए, तो NIEP है, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53 UGC की स्थापना, यानी UGC की स्थापना कब हुई थी, यहाँ पर ये बताया गया। तो हम जानते हैं कि UGC की जो स्थापना हुई थी वो 1953 में हुई थी, 1953 में, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1953। क्वेश्चन नंबर 54 UGC को स्वायत्तता मिली, ऑटोनॉमी इसको कब मिली थी, स्वायत्तता पूरे अधिकार कब मिले थे, तो इसको 1956 में मिले थे, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1956। क्वेश्चन नंबर 55 राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड की स्थापना के लिए सुझाव किस आयोग के द्वारा दिया गया है, यानी सजेशन किस आयोग ने दिए गए थे। तो ये जो इस तरह के जो सुझाव देते हैं कोठारी कमीशन ने दिए थे, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कोठारी आयोग। क्वेश्चन 56 अध्यापक शिक्षा हेतु ग्रीष्मकालीन संस्थान के रूप में कार्य दायित्व किस संस्थान को दिया गया था, यानी ग्रीष्मकालीन संस्थान के रूप में, जैसे आप समर वेकेशन होती है उसमें जो अध्यापक होते हैं उनको यहाँ पर ट्रेन किया जा सकता है, टीचिंग की जा सकती है उनके लिए। तो ये जिम्मेदारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर किस इंस्टीट्यूट को दी गई थी, तो ये जो प्रादेशिक शिक्षा संस्थान होते हैं यानी रीजनल इंस्टीट्यूट होते हैं उनको दी गई थी, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रादेशिक शिक्षा संस्थान। क्वेश्चन 57 CASE का दर्जा सबसे पहले किस विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय को मिला, यानी विच यूनिवर्सिटीज फैकल्टी ऑफ एजुकेशन गोट द स्टेटस ऑफ CASE फर्स्ट। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा, CCSU मेरठ, BU झांसी या CSMU कानपुर। तो ये जो दी गई थी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जो MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा है उसको दी गई थी, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 58 विस्तार सेवा विभाग किस अभिकरण के अधीन कार्य करते हैं, यानी अंडर विच एजेंसी डज द एक्सटेंशन सर्विस डिपार्टमेंट वर्क। तो ये NCERT के अंडर में यहाँ पर काम करते हैं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी NCERT। क्वेश्चन 59 भारत सरकार ने 1983 में शिक्षक राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की थी, शिक्षक राष्ट्रीय आयोग, यानी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द नेशनल कमीशन फॉर टीचर 1983 अंडर और चेयरमैनशिप। तो ये जो थे प्रोफेसर थे MC चट्टोपाध्याय, उनकी अध्यक्षता में की थी, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 60 शिक्षक मूल्यांकन के द्वारा शिक्षकों को परिचित कराया जा सकता है उनकी डिग्री से, उनके वास्तविक उत्तरदायित्व से, उनकी तनख्वाह से,
या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही हो सकता है वो उनके वास्तविक उत्तरदायित्व जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे इनको परिचित कराया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 61, इंटर्नशिप के दौरान एक छात्र अध्यापक सीखता है। ड्यूरिंग इंटर्नशिप, यानी इंटर्नशिप जो होती है, इंटर्नशिप जानते हैं आप, जो कोई बीएड वगैरह कोर्स करता है तो वो किसी स्कूल में कुछ वीक के लिए टीचिंग करता है, तो वहाँ वो जो सीखता है, जो काम करता है, वो इंटर्नशिप होती है। तो यहाँ पर देखिए वो क्या सीखता है, बच्चों को डांटना। तो डांटना ये तो नहीं माना जाता है। खाना पूर्ति करना ये भी नहीं। एक शिक्षक के सभी कार्य व दायित्व, तो ये मैं समझता हूँ हो सकता है होना चाहिए। घड़ी देखकर जल्दी से घर जाना, तो हालांकि कुछ टीचर हो सकते हैं इस तरह के, सभी नहीं के, लेकिन यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एक शिक्षक के सभी कार्य व दायित्व देखना। क्वेश्चन 62, शिक्षण कौशल शिक्षण क्रियाओं अथवा उन व्यवहारों के संपादन से है जो छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के इरादे से किए जाते हैं। ये किसने कहा था? तो ये कहा था बी के पासी ने, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बी के पासी। जो इस तरह के स्टेटमेंट होते हैं, आप इनको जितने भी इस तरह के स्टेटमेंट होते हैं उनको बहुत ही अच्छी तरह से हमें देखना होता है। क्वेश्चन नंबर 63, शिक्षा तकनीक के मुख्य प्रकार हैं, यानी द मेन टाइप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे देखिए इसके टाइप हैं, शिक्षा तकनीक 1 हार्डवेयर उपागम भी बोलते हैं, शिक्षा तकनीक 2 जिसे सॉफ्टवेयर उपागम भी बोलते हैं, शिक्षा तकनीक 3 जिसको प्रणाली विश्लेषण भी बोलते हैं। तो ये 3 उपागम होते हैं मेन, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 64, मुख्य शिक्षण शास्त्रीय आचार संहिता यानी विश्वास है, यानी द मेन पेडागोजिकल कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये। तो क्या होता है देख लेते हैं। शिक्षण में लगन, यानी टीचिंग में लगन होना, शिक्षण के प्रति निष्ठा भाव होना, ये भी सही लगता है। शिक्षण व्यवस्था की आचार संहिता का अनुसरण करना, ये भी सही होता है। तो सभी यहाँ पर सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी यानी ये सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65, सर्वप्रथम शिक्षण मशीन किसने बनाई, यानी टीचिंग मशीन किसने बनाई थी? तो ये सिडनी एल प्रेसी ने बनाई थी, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिडनी एल प्रेसी। क्वेश्चन नंबर 66, दृश्य श्रव्य सामग्री का चयन निर्भर होना चाहिए, यानी जो विजुअल ऑडियो विजुअल मटेरियल है उसका सिलेक्शन जो हम किसी ऊपर डिपेंड होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए अनुदेशन उद्देश्यों पर, या नौकरी पर, या इन दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुदेशन उद्देश्यों पर। क्वेश्चन 67, सहयोगी विद्यालय सहायक होते हैं, यानी अलाइड स्कूल आर असिस्टेंट, धन कमाने में, एडमिशन बढ़ाने में, शिक्षण अभ्यास में, या पुस्तक चयन में। तो देखिए यहाँ पर जो सहयोगी विद्यालय होते हैं वो किस में सहायता करते हैं? वो शिक्षण अभ्यास में, यानी टीचिंग प्रैक्टिस जो है इसमें यहाँ पर वो सहायता करते हैं, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। डियर स्टूडेंट, इस यूनिट का अंतिम क्वेश्चन विच इज फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 68, सॉफ्टवेयर उपागम में बल दिया जाता है, यानी इन द सॉफ्टवेयर अप्रोच द एम्फेसिस इज ऑन, यानी किस चीज़ पर बल दिया जाता है, जोर दिया जाता है? देख लिया यहाँ पर ऑप्शन ए अदा यानी इनपुट पर, बी पर्दा यानी आउटपुट पर, सी प्रक्रिया यानी प्रोसेस पर, डी ये सभी यानी ऑल ऑफ दीज पर। तो किसके ऊपर यहाँ पर जोर दिया जाता है, ये आपको यहाँ पर कमेंट करके इसको बताना होता है। और इस तरह से आपकी ये यूनिट 5 का एंड हो जाता है। एंड ऑफ यूनिट 5 यहाँ पर हो गया है। तो इसकी एक यूनिट और बचती है, अगर पॉसिबल हो सका तो आपको वो ज़रूर दी जाएगी। तो आप कमेंट करके बताइएगा आपको उसकी ज़रूरत है कि नहीं। तो इस तरह से हमारी इस सब्जेक्ट की टीचर एजुकेशन की यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। थैंक यू।